everyone, myself Priya, and here I am going to discuss the value added materials by Insights IAS of August 2022, which is very important for the answer writing of mains 2023, also as well as for the prelims perspective. तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। आज हम पार्ट 4 है ये। पार्ट 4 में आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला है पेंडेंसी ऑफ केसेस। आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो चलिए साथ में पढ़ते हैं। तो पेंडेंसी ऑफ केसेस के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो हमारी इंडियन जुडिशरी है वो बहुत ज़्यादा फेस कर रही है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस। इंडियन जुडिशरी फेसेस एन इंक्रीजिंग नंबर ऑफ केसेस और बहुत ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ वैकेंसीज अक्रॉस ऑल द लेवल्स, है ना। एक तो केसेस बढ़ रहे हैं, दूसरा है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसी भी है हमारे जुडिशरी में, मतलब जो लॉयर्स हैं उनकी कमी है, जिसकी वजह से अनेबल टू प्रोवाइड द टाइमली जस्टिस समय पर हमें न्याय नहीं मिल पाता ड्यू टू द बैकलॉग ऑफ केसेस। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के स्टेटिस्टिक्स के हिसाब से अगर हम चलें तो 70,362 केस पेंडिंग है एज ऑन अप्रैल 1, 2022, है ना। आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा नंबर है ये। अब तो 1 लाख भी पहुंच गया होगा। तो ओवर 4.7 करोड़ केसेस आर पेंडिंग। ओवरऑल 4.7 करोड़ केसेस पेंडिंग हैं। और ये देखा जा रहा है कि सबसे ज़्यादा जो पेंडिंग केसेस हैं वो है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, उसके बाद 12% हाई कोर्ट में, और नियरली 1,82,000 केसेस पेंडिंग हैं ओवर 30 ईयर्स, पिछले 30 सालों से। तो आप सोच सकते हैं कि टाइमली जस्टिस मतलब इतना ज़्यादा डिले हो रहा है। तो हम कुछ कॉज जानेंगे कि क्यों पेंडिंग है केसेस। ठीक है, देखते हैं हम। सबसे पहला कॉज हम देखेंगे शिफ्टिंग ऑफ रोल ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का रोल शिफ्ट हो रहा है फ्रॉम द एडजुडिकेटिंग केसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस इनटू अ रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील। सुप्रीम कोर्ट का रोल क्या होना चाहिए था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिग्निफिकेंस के केसेस को ही देखना है, लेकिन वो क्या बनकर रह गया है, रेगुलर कोर्ट ऑफ अपील। पहला कॉज तो ये है। सेकेंड वन इज शॉर्टेज ऑफ जजेस। बहुत ज़्यादा शॉर्टेज है। 25% पोस्ट तो खाली पड़ी है सबऑर्डिनेट कोर्ट में, जिसकी वजह से क्या होता है कि पुअर हो जाता है जजेस टू पॉपुलेशन रेशियो। अगर हम अपने इंडिया की बात करें ना तो सिर्फ 20 जज हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, यानी सिर्फ 20 जज हैं 10 लाख पॉपुलेशन के लिए, जबकि लॉ कमीशन ने बोला था कि 50 जज होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए। तो ये पॉइंट ना हमें याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया में इस समय करेंटली 20 जज हैं पर मिलियन पॉपुलेशन, लेकिन लॉ कमीशन के रिकमेंड किया था 50 जज होने चाहिए पर मिलियन पॉपुलेशन के लिए। फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट होते हैं। ये बोला जाता है कि मैक्सिमम 3 एडजर्नमेंट होने चाहिए पर केस के लिए, लेकिन इसको भी फॉलो नहीं किया जा रहा है। नेक्स्ट इज लो बजटरी एलोकेशन लीडिंग टू द पुअर इंफ्रा। जीडीपी का सिर्फ 9% ही खर्च किया जा रहा है ना, जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो कि बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जुडिशरीज फेल टू डिलीवर द क्वालिटी जजमेंट। बर्डन ऑफ गवर्नमेंट के केसेस इतने ज़्यादा बर्डन क्रिएट कर रहे हैं जुडिशरी में। सेंट्रल स्टेट के अगर हम केसेस की बात करें ना तो 46% का बर्डन तो यही क्रिएट कर रहे हैं। नेक्स्ट हम जानेंगे स्पेशल लीव पिटिशन। अगर हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो करेंटली 40% कोर्ट में पेंडेंसी है, 40% केसेस की पेंडेंसी है, ठीक है। जजेस की वैकेशन की बात करें, अगर हम सुप्रीम कोर्ट की एवरेज वर्किंग डेज देखें तो 188 डेज है ईयर, लेकिन एपेक्स कोर्ट के रूल्स के अकॉर्डिंग ये होना चाहिए था 225 डेज ऑफ वर्क होना चाहिए था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का एवरेज वर्किंग डेज कितना है, 188 डेज। बट अकॉर्डिंग टू द एपेक्स कोर्ट ये होना चाहिए था 225।
जो कि अब भी बहुत ज़्यादा कम है। इनएफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन, पुलिस इतनी इफेक्टिव इन्वेस्टिगेशन नहीं कर पाती है, इतने ज़्यादा साइंटिफिक टूल्स मतलब नहीं है जो अच्छे से कलेक्ट कर सकें एविडेंसेस को, तो ये भी एक लूप होल है। तो अब हम नेक्स्ट जानेंगे मेजर्स, क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं। तो मेजर्स में जो भी हमारी प्रॉब्लम्स थी ना, हम उन्हीं को मेजर्स में लिख सकते हैं, आप इस बात को ध्यान रखिएगा। तो मेजर्स में यही है कि सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करो जिससे क्वालिटी जस्टिस मिलेगी, है ना। वैकेंसी का जो इशू है सबसे पहले उसको टैकल करो, है ना। कितनी वैकेंसी थी, मैंने बताया था ना ऊपर, कितनी वैकेंसी चल रही थी, 25% पोस्ट एम्प्टी थी, 5580 जजेस नहीं है, वैकेंसी है, कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। तो पहले उन वैकेंसी को हमें फिल करना है, जो कि सबसे बड़ा लूप होल है। और टाइम फ्रेम टू डिस्पोज ऑफ केसेस, जो केसेस हैं उनको टाइम फ्रेम में डिस्पोजल होना चाहिए उनका। बेटर कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ रिलायबल डेटा कलेक्शन, यूज ऑफ आईटी सॉल्यूशंस का यूज करो ज़्यादा से ज़्यादा, है ना। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज करो जिससे कि क्या हो, रेलिवेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड हो, जिससे कि जो मेक जस्टिस लिटिगेंट फ्रेंडली, या फिर कोई अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन निकल के लाओ, कुछ ऐसे डिस्प्यूट रिजोल्यूशन निकाल के लाओ जो कि पेंडेंसी ऑफ केसेस को कम करने में मदद करें। तो यही सारी चीजें हो सकती हैं। तो क्या क्या स्टेप्स लिए गए गवर्नमेंट के द्वारा वो देखेंगे हम, वो जानेंगे। ये रहे, तो पहला तो यही था, नेशनल लिटिगेशन पॉलिसी लाई गई 2010 में, ठीक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये एडवाइस भी किया था सेंट्रल गवर्नमेंट, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने सेंटर को ये एडवाइस किया था कि ऐसे क्रिमिनल जो कि छः महीने की या साल भर की जेल काट चुके हैं, उनको सोशल सर्विस एलोकेट कर दो ना, सोशल सर्विस की ड्यूटीज एलोकेट कर दो, रादर देन बी सेंट टू फर्दर चौक, रादर देन बी सेंट टू द फर्दर चौक द ऑलरेडी ओवरफ्लोइंग प्रिजन्स। मतलब उन्हें सोशल सर्विस की ड्यूटी एलोकेट कर दो। अगर तुम उन्हें और भी ज़्यादा आगे की जेल में भेजना चाहते हो तो पहले से ही हमारी जेलें इतनी भरी हुई हैं, पहले से ही उसमें जगह नहीं है, पहले से ही मानवता की हदें वहाँ पर पार हो चुकी हैं, तो ये भी सही नहीं होगा। तो ये वाला सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया था, एडवाइस दी थी सेंटर को। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट, यही है कंक्लूजन में हम क्या लिखेंगे। एड्रेसिंग द बैकलॉग इज नेसेसरी टू मेंटेन इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी। इंडिया की जो कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है उसको मेंटेन करने के लिए हमें इस बैकलॉग को, जितनी भी पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं, जो भी कमियां हैं जुडिशरी के अंदर, जो भी कमी आ रही है, हमें उनका एड्रेस करना होगा, है ना। तो यही सारी चीज़ें हैं। और जो जस्टिस, ये मुझे याद नहीं आ रहा किसने बोला था, एक व्यक्ति हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं, उन्होंने एक बात बोली थी, जस्टिस डिले इज जस्टिस डिनाइड। आई एम अनेबल टू रिकॉल द पर्सनस नेम एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सॉरी। तो अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। नेक्स्ट आर्टिकल हम देखेंगे इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को। तो अभी इंडिया ने 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट किया है ना। तो साथ में 60 साल हमारे डिप्लोमेटिक रिलेशन को हो गए हैं यूरोपियन यूनियन के साथ, ठीक है। हमारे जो रिलेशंस हैं ना वो स्टार्ट हो गए थे अर्ली 1960s से ही, तो ये चीज़ हमें याद रखनी है, इसीलिए न्यूज में है 60 साल कंप्लीट हो गए हैं। तो यूरोपियन और इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को हम पढ़ रहे हैं। तो कैसे कैसे इवॉल्व हुए थे इंडिया यूरोपियन यूनियन के रिलेशन, तो 1960 में इवॉल्व हो गए थे। इंडिया वाज वन ऑफ द फर्स्ट टू एस्टैब्लिश द रिलेशंस विद द यूरोपियन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इंडिया फर्स्ट था, रिलेशन इस्टेब्लिश किए थे यूरोपियन यूनियन के साथ। कॉपरेशन एग्रीमेंट हमने ज्वाइन किया था 1994 में। फर्स्ट इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुई थी 2000 में। 2004 में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप हमने आगे बढ़ाई थी। जॉइंट एक्शन प्लान लेकर आए थे हम 2005 में। उसके बाद 15 इंडिया यूरोपियन यूनियन समिट हुई थी 2020 में,
जिसमें एक कॉमन रोड मैप प्रोवाइड किया गया था अगले 5 सालों के लिए इंडिया और यूरोपियन ईयू के रिलेशन कैसे रहने वाले हैं। फैसेट्स देख लेते हैं इंडिया और यूरोपियन यूनियन बायलैटरल रिलेशन के। तो पहला फैसेट हम देखेंगे ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट में। यूरोपियन यूनियन जो है इंडिया का सेकंड लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है आफ्टर द यूएस। दिस इज इम्पोर्टेंट, ओके। और जो ट्रेड है दोनों के बीच में वो 116 बिलियन डॉलर को भी सरपास कर चुका है 2021-22 में। एनर्जी कॉपरेशन में भी हम साथ मिलकर काम करते हैं। इंडिया और यूरोपियन यूनियन क्लीन एनर्जी एंड क्लाइमेट पार्टनरशिप में हम साथ मिलकर के काम करते हैं। R&D में भी हम साथ मिलकर के काम करते हैं। इन्वायरमेंट और वाटर के लिए भी हम साथ मिलकर काम करते हैं, जैसे कि क्लीन गंगा इनिशिएटिव है भारत का, तो यूरोपियन यूनियन ने भी इसमें कोऑपरेट किया। माइग्रेशन एंड मोबिलिटी के एरिया में भी हम अच्छे से काम करते हैं। डेवलपमेंट कोऑपरेशन में भी हम अच्छे से काम करते हैं। ओवर 150 मिलियन यूरो के जो प्रोजेक्ट्स हैं करंटली हमारे भारत में यूरोपियन यूनियन द्वारा चलाए जा रहे हैं, डेवलपमेंट किया जा रहा है। डिफेंस कोऑपरेशन भी अच्छा है। जॉइंट मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइजेस हैं जो हम इंडो पैसिफिक में और मतलब ऑपरेट करते हैं। तो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताना है इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में जॉइंट मिलिट्री एंड नेवल एक्सरसाइजेस के नाम आपको बताने हैं, ठीक है। और स्टार्टअप एंड इनोवेशन इकोसिस्टम, इन क्षेत्रों में भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में भी हम अच्छे से काम करते हैं। और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी फोकस करते हैं और अर्थ साइंस पर भी फोकस करके चलते हैं। ये कुछ फिगर्स दे रखे हैं लाइक ट्रेड फिगर्स, इन्वेस्टमेंट एटसेट्रा, जो हम ऊपर पढ़ चुके हैं। इतने ज़्यादा हमें फैक्ट्स एंड फिगर्स याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस याद रखना है कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट हम कंसर्न्स देख लेंगे। अच्छी चीज़ें हमने देख ली, कुछ कंसर्न्स भी हैं। तो पहला कंसर्न्स तो यही आ जाता है कि रसिया ने जो अटैक किया था अभी हाल ही में यूक्रेन पर, तो इंडिया ने उस पर चुप्पी साधे रखी, मतलब कोई भी अपनी विलिंगनेस नहीं जताई, ना तो रसिया के लिए और ना ही यूक्रेन के लिए। पहला तो ये हो गया एक कारण कंसर्न। दूसरा ये था कि जो हम जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं ना, वो हम डबल स्टैंडर्ड रखते हैं। हम रसिया से भी करते हैं और 45% हम यूरोपियन यूनियन से परचेज करते हैं, तो यहाँ पर भी दिक्कत आ जाएगी। सबसे बड़ा कंसर्न तो चाइना है ही। आप सभी जानते हो कि चाइना तो हर जगह टांग अड़ा ही देता है। गलवान वैली में भी वो क्लैश हुआ था। तो चाइना का सबसे बड़ा कारण ये है कि there is also ambiguity on the European Union strategy in tackling the rise of China. It muted response during the तो चाइना का फैक्टर आ जाता है। उसके बाद जो फैक्टर आता है हेजिटेंसी का फैक्टर आ जाता है ना। हमें काउंटर बैलेंस बनाकर चलना पड़ता है, चाइना इन्फ्लुएंस को लेकर के एक काउंटर बैलेंस रखना पड़ता है। और ब्रेक्जिट का इश्यू भी आ जाता है यहाँ पर कि यूके ने मतलब विड्रॉ कर लिया था यूरोपियन यूनियन से। ये भी हमारे इंडिया और यूरोपियन यूनियन के रिलेशन को एज ए होल इफेक्ट करेगा। ह्यूमन राइट के कंसर्न्स आ जाते हैं यूरोपियन यूनियन के। हम जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन ह्यूमन राइट के ऊपर बात करता है, जहाँ पर भी ह्यूमन राइट के इश्यू आते हैं। तो यूरोपियन यूनियन ने वहाँ पर भी कंसर्न्स जारी किए थे जब हमने जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस को मतलब स्क्रैप किया था 2019 में, जब हम 2009 में सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर के आए थे। तो कंक्लूजन इसका यही है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन टू लार्ज डेमोक्रेसीज हैं और हमको कॉमन वैल्यूज एंड प्रिंसिपल्स पर काम करना चाहिए। हमें इस मल्टीपोलर वर्ल्ड में मतलब बोथ साइड को समझना चाहिए, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में आगे बढ़ना चाहिए और रियलाइज करनी चाहिए एक दूसरे की ट्रू पोटेंशियल को, है ना। तो यही सारी चीज़ें थी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।